चलो देखो, आज के क्लास में अपना स्टार्ट करेंगे वेक्टर का रिवीजन क्लास। ठीक है, रिवीजन क्लास नहीं है, प्रैक्टिस सेशन क्लास है ये। रिवीजन खुद से करो घर पे। ठीक है, दिस इज वेक्टर प्रैक्टिस सेशन। देखो अभी क्या करेंगे ना, अभी एडवांस का क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अभी पर्टिकुलरली मेनली फोकस रखते हैं मेंस पे ही, क्योंकि मेंस ओरिएंटेड अभी ज़्यादा काम आएगा आपको। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन, आज पहला क्लास है तो बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं लिए हैं। क्वेश्चंस बेसिक्स क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। ठीक है, ट्राई करना है सब लोग को। ये नहीं कि मतलब अटेम्प्ट नहीं लेंगे क्वेश्चन में, टाइम दे देंगे। टाइम देना क्वेश्चन पे थोड़ा सा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा विद इन 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अपना जो भी पढ़ना होगा पढ़ते रहना। चलो ट्राई करो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आप म्यूट हैं। आवाज़ नहीं जा रहा अभी? अच्छा ठीक है, अभी जा रहा है आवाज़? आ रहा है सर। ठीक, देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर एंड इफ सी इज अनदर यूनिट वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द वेक्टर ए एंड बी, देन द सेट ऑफ एग्जॉस्टिव वैल्यू ऑफ थीटा इन जीरो से लेकर 2 पाई। मतलब एक बेसिकली रेंज बताना है कि कहाँ से कहाँ तक मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उसके बीच का तो वैल्यू होगा ही होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ए एंड बी आर टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। देखो ये एक ए वेक्टर हो गया और ये दूसरा बी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। एक्चुअली देखा जाए तो क्वेश्चन में ए और बी वेक्टर को बोला है यूनिट वेक्टर है, मतलब ये दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एक एक यूनिट का है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, और अगर ऐसा है ए और बी अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इस तरीके से हम लोग ए और बी को मार्क कर लिए। अब बोल रहा है if c vector is another unit vector equally inclined at an angle theta to vector a and b। वेक्टर ए और वेक्टर बी से इक्वली इंक्लाइंड एक वेक्टर है सी वेक्टर, जो कि थीटा डिग्री बना रहा है दोनों से, है ना, दोनों से थीटा थीटा बन रहा है, इक्वल एंगल। तो ऐसा है कुछ इस तरीके का कि जैसे देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर हम एक वेक्टर बना रहे हैं इस तरीके से, विच इज़ वेक्टर सी। ठीक है, ये वेक्टर सी है, तो ये जो वेक्टर सी है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी से इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब हो गया कि जितना एंगल यहाँ बन रहा होगा उतना ही सेम एंगल यहाँ भी बन रहा होगा। लेकिन फिर यहाँ के बाद एक सवाल ये आता है कि सर जरूरी नहीं है कि वेक्टर सी वैसा ही बनेगा, वेक्टर सी इस तरीके से भी बन सकता है। क्योंकि यहाँ भी अगर देखा जाए तो इक्वली इंक्लिनेशन का केस यहाँ भी है। यहाँ भी देखो जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल इस जगह पे भी बन रहा है। ठीक है, तो अब सोचो अगर मान लो ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब पूरा एंगल ये 90 डिग्री था। ठीक है, पूरा एंगल 90 डिग्री था तो फिर थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो थीटा थीटा प्लस थीटा का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा यहाँ से कितना आ गया, 45 डिग्री।
ये हो गया मिनिमम, है ना, सबसे छोटा वैल्यू। अब देखो, जरूरी नहीं कि यही वाला एंगल होगा, ये एंगल भी तो हो सकता है, ये भी इक्वली इंक्लाइन का ही केस बन रहा है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, तो सोचो, ये अगर 45 डिग्री है तो ये 135 डिग्री हो गया, क्योंकि पूरा का सम 180 डिग्री होता है। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 135 डिग्री। तो एक मिनिमम, कितना मिनिमम रेंज इसका क्या बन गया, 45 डिग्री से लेकर के 135 डिग्री के बीच में, यही हो गया ये मिनिमम। और ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम। तो इसका मतलब पाई/4 से लेके 3 पाई/4 जो होगा, ये आपका एक रेंज बनेगा इसी के बीच में। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ये आपका थीटा और अल्फा होगा। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि कोई टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था ये। बनाओ इसको। सर कल जो क्वेश्चन दिए थे उसका सॉल्यूशन। उसको लास्ट में करा जाएगा, पहले इसको कर लिया जाए। सर थोड़ा सा पीछे करिए ना। ठीक है सर, बढ़ा दीजिए। देखो, इसमें आपको जो फाइंड करने के लिए कह रहा है, सबसे पहले ये फाइंड करो, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया हुआ है ना। ये ए वेक्टर हो गया, उसके बाद बी वेक्टर है, फिर सी वेक्टर है, तीनों वेक्टर दिया हुआ है। एस वेक्टर के बारे में बोल रहा है कि एस वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। और अगर ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखा है ना, तो जो डॉट में लिखा है इसको छोड़ो। सबसे पहले ना तुम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बताओ कितना आ रहा है, फिर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देखो कितना आ रहा है, और फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखो कितना आ रहा है, क्योंकि ये आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। बी क्रॉस सी निकालो साइड में कहीं पे। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप। बी वेक्टर का वैल्यू है यहाँ 1 हो जाएगा, ये 4 हो गया, और ये -1 हो गया। सी वेक्टर में 1, 1 और 2। ठीक है, अब इसमें अगर आप बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड करेंगे, तो ये आपका आएगा वैल्यू 9 i कैप -3 j कैप -3 k कैप। मिलाओ, इतना आ रहा है बी क्रॉस सी का वैल्यू। आया है किसी का बी क्रॉस सी इतना? यस सर। ठीक है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप। सी वेक्टर ये रहा 1, 1, 2। ए वेक्टर हो गया 1, 1, 1। ठीक है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर फाइंड करते हैं हम लोग, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो गया आई कैप 1 - 2 -j कैप, ये हो जाएगा 1 - 2 और प्लस के कैप, एंड दिस इज 1 - 1 माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और उधर से हो गया 0। ये निकल के आ गया सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला है कोई? नहीं। बताओ कितना आ रहा
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोल रहा है निकालने के लिए 1 1 1 -5i -2j +3k -5 i प्लस 2 j प्लस -2j -2 j आ रहा है जी। प्लस 2 j आना चाहिए। हाँ सर, +2 आएगा। ये क्रॉस बी का वैल्यू हो गया। अब देखो बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये तीनों वेक्टर आ गया। अब एस वेक्टर बोल रहा है यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे एक काम कर लो, एस वेक्टर के बारे में आप ऐसा करो, आप लिखो यहाँ पे एस वेक्टर इज इक्वल टू, इसको लिख लो कुछ मान लो ऐसा करके, इसको S1 i प्लस S2 j और प्लस S3 k है ना, क्योंकि ये वेक्टर दिया तो है नहीं, तो नहीं दिया है तो हम लोग इसको इस तरीके से मान सकते हैं S1 S2 S3 j। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि S वेक्टर जो है एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा बाद में वो 1 मिलेगा। ठीक है, अब A डॉट ए एस फाइंड करो। तो A वेक्टर डॉट S वेक्टर अगर फाइंड करा जाएगा तो देखो S वेक्टर ये रहा और A वेक्टर यहाँ पे है ना, सबसे ऊपर में। इसका जब डॉट करेंगे तो ये सीधा S1 प्लस S2 प्लस S3 आ जाएगा। ये A डॉट S का वैल्यू हो गया। ऐसे ही यहाँ देखो B डॉट S लिखा है, तो B डॉट S भी फाइंड कर लेते हैं। तो B वेक्टर डॉट S वेक्टर अगर फाइंड करेंगे, मतलब B वेक्टर का S वेक्टर के साथ अगर डॉट होगा तो ये हो जाएगा S1 प्लस 4S2 और माइनस S3। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे C वेक्टर का डॉट करेंगे S वेक्टर के साथ, तो C वेक्टर और S वेक्टर के साथ डॉट होगा तो बन जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 2S3। ये सारा तीनों वेक्टर का डॉट भी मिल गया है ना, क्रॉस भी निकाल लिए, डॉट भी निकाल लिए। अब सबका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, काम हो जाएगा। देखो A वेक्टर डॉट S वेक्टर का B क्रॉस C के साथ करना है मल्टीप्लाई। माइक ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है। A वेक्टर डॉट S वेक्टर का B क्रॉस C अगर करते हैं तो देखो क्या सीन बनेगा। ये A वेक्टर डॉट S वेक्टर है और B क्रॉस C हम लोग यहाँ निकाल रखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। B क्रॉस C, देखो A डॉट S हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 और B क्रॉस C हो गया ये 9i माइनस 3j माइनस 3k। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस का साइन, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, अगला है B डॉट S का C क्रॉस A के साथ। C क्रॉस A का वैल्यू -i प्लस j आया है और B डॉट S ये रहा, तो B डॉट S हो जाएगा S1 प्लस 4S2 माइनस S3। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है i माइनस j के साथ, i माइनस j नहीं, माइनस i प्लस j के साथ। तो यहाँ हो जाएगा माइनस i, ये बन गया प्लस j। फिर प्लस, उसके बाद C डॉट S होगा है ना, S1 प्लस S2 प्लस 2S3। और इसका अगर डॉट करना है आपको किसके साथ, A क्रॉस B के साथ। A क्रॉस B है -5i प्लस 2j प्लस 3k, -5i प्लस 2j प्लस 3k। ये आएगा आपका, इतना एक्सप्रेशन इस तरीके का दिखेगा। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है आपको, करना ये है i वाले को एक साथ, j वाले को एक साथ और k वाले को एक साथ रखना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखा जाएगा। ये जो 9, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है S1 S2 S3, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या, ये तो एक स्केलर नंबर है। ये एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, 9i के साथ भी होगा, फिर ये 3j के साथ भी होगा, फिर ये 3k के साथ भी होगा। तो अगर सिर्फ i वाला अगर देखा जाए तो उसके साथ क्या बनेगा, तो देखो 9s1 प्लस 9s2 प्लस 9s3 है ना, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे i के साथ ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, S1 के साथ भी, मतलब
ये S1 4S2 माइनस S3 जो लिखा है ये आई कैप के साथ भी मल्टीप्लाई होगा पूरा, और ये सर जे कैप जीरो वेक्टर आंसर। जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -S1 -4S2 और +S3 बन गया। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे तो देखो आई कैप के साथ करेंगे तो -5S1 -5S2 और प्लस प्लस नहीं, ये हो जाएगा -10S3। ठीक है, 5 और S थोड़ा एक जैसा दिख रहा होगा तो मैनेज करना है इसको। अभी एक ही को लिखते हैं, देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल होना चाहिए यहाँ पे, है ना। देखो कौन कौन कैंसिल हो रहा है। देखो 9S1 लिखा है, -5S1 लिखा है, और S1 कहीं पे यहाँ पे भी है। 5 और एक 6, 6S1। 9 में S1 में से 6S1 गया, यहाँ मिलेगा सिर्फ 3S1। 9S2 लिखा है, -4S2 मतलब हो गया 5S2, और 5S2 में से यहाँ पे 5S2 यहाँ भी दिख रहा है तो ये हो जाएगा 0S2। ठीक है, एक सेकेंड, 9S2 -4S2 5S2, 5S2 -5S2 दिस इज 0S2। ठीक है, 9S3 + 1S3 10S3 -10S3, तो ये हो जाएगा 0S3। सो यहाँ पे ये 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो सिर्फ 3S1, इसको छोड़ दो इतना ही। 3S1 के साथ यहाँ पे क्या लिखा है आई कैप, तो यहाँ लिख लो आई कैप। यही जो काम यहाँ पे हम लोग किए हैं वही सेम काम आप आ, अगले वाला स्टेप के साथ करेंगे जे कैप के साथ। मतलब ये जो जे कैप का जो कोफिशिएंट दिख रहा है -3, इसका मल्टीप्लिकेशन इस तीनों के साथ होगा। ठीक है, और जब यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो फिर आपको मिलेगा 3 टाइम्स S2 जे कैप, और फिर जब वही काम के कैप के साथ किया जाएगा तो फिर मिलेगा 3 टाइम्स S3 के कैप। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, यहाँ मिलेगा S1 आई कैप प्लस S2 जे कैप और प्लस S3 के कैप, है ना, ये मिलेगा इस तरीके का। अब देखो हम लोग को निकालना किसका वैल्यू था, तो यहाँ पे बोला है ना, देखो बोला है S कैप इज अ यूनिट वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मतलब इस वेक्टर जो दिख रहा है इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हम लोग को। तो अब सोचो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, कितना आएगा आंसर बताओ अब। 3। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो 3 तो बाहर हो गया, और ये बन जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस S3 का स्क्वायर एंड दिस इज रूट अंडर। और आपको पता है S वेक्टर जो था वो एक यूनिट वेक्टर था, तो 3 × 1 हो जाएगा, मतलब 3 यूनिट आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, नोट करो। नमन तुम कल क्लास क्यों नहीं अटेंड किया था, हम जानना चाहते हैं। सर कल भी सो गए थे और अभी भी सो गए थे हम। बहुत बढ़िया, 3 घंटा का क्लास रखवा के और सो जाओ तुम। इसीलिए अब करेंगे, टेलीग्राम का नोटिफिकेशन ऑन करके रख दीजिए। वैसे हम तुम लोग को बता देते हैं, हम एक यूट्यूब चैनल बनाए हैं, ठीक है, और उस पे हम सोच रहे हैं कि क्लास उस पे भी लेंगे, लाइव क्लासेस। ये जो क्लास यहाँ ले रहे हैं उसको वहाँ पे शिफ्ट करें, और नाम है ये माई मेंटर्स। नाम चेंज कर दिए, वेरी गुड। हाँ, नाम चेंज कर दिए, वो नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। सर तो पुराना नाम ही ठीक था। नहीं नहीं, ये ठीक है। उसमें जिसको ही बता रहे थे तो उसको स्पेलिंग बताना पड़ रहा था हमको कि ये स्पेलिंग डालना, इसमें नहीं बताना पड़ेगा। सर ब्रांड साइकोलॉजी समझ रहे, वेरी गुड। तो यही है, इसको सब लोग देख लेना, अपना फ़ोन ऑन कर लेना। अगर कुछ वीडियो, वैसे 2 वीडियो जो दो क्लास हुआ है ना उसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं इस पर, अगर किसी का छूटा है, अगर किसी को करना होगा तो जाके कर लेना वहाँ से, या दोबारा देखना एक होगा अगर किसी। सजेशन दे सर। हाँ बोलो। चैनल ही नहीं आ रहा है। अरे यहाँ स्पेस मत डालना, यहाँ पे स्पेस डालेगी तो नहीं आएगा, अभी नया चैनल है ना। एक सजेशन दे, हाँ बोलो। कुछ ऐसा नाम रखिए जो सिर्फ सिंपल हो हाँ, और सिर्फ एक वर्ड में यूज हो, बड़ा नाम मत रखिए। अच्छा सर आपका। पहले वाला ही तो ठीक था। अरे मिल पहला गया वाला सर। मिल गया। मिल जाएगा बट ऐसा नाम रखिए कि तुरंत चढ़ जाए जबान पे। अरे
सर उस पे अपना फोटो लगा दीजिए। लग जाएगा अभी। अब एडिट नहीं हो पाएगा, एक बार दो तीन बार एडिट कर दिया उसको। अब होगा एक सर मतलब। सब कुछ ठीक है, ग्रो होने दीजिए पहले। हाँ, चलो इसको ट्राई करो अब सब लोग। सर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कीजिए ना। अरे तुम खुद भी जूम कर सकते लो हो गया। ये वेक्टर का इजी क्वेश्चन है एकदम, ट्राई करो इसको। ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी कराया है तुम लोगों को कि जब भी मॉडुलस इस तरीके से रहता है और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है तो उसका स्क्वायर कर दिया करो। डी ऑप्शन है सर। हम्म ऐसा हो जाएगा, देखो 1/4 और x माइनस वाई का जो स्क्वायर अगर लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला बताए हैं मॉड x का स्क्वायर प्लस मॉड y का स्क्वायर माइनस 2x वेक्टर डॉट y वेक्टर। ये 1/4 इसको रहने दो ऐसे ही। मॉड x, देखो x वेक्टर और y वेक्टर जो दोनों दिख रहा है ना, वो यूनिट वेक्टर है। और अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 - 2 एक्स वेक्टर डॉट एक्स वाई वेक्टर का मतलब हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ वाई एंड दिस इज कॉस थीटा। तो ये 1/4 हो गया। 1 + 1 - 2 मॉड एक्स मॉड वाई 1 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा सिर्फ कॉस थीटा। ये हो गया 1/4, 1 + 1 2, 2 - 2 कॉस थीटा बन गया। इसका मतलब यहाँ से 1/4 इंटू 2 बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख लो सीधा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से 2 4 और 4 कैंसिल हो गया। तो ये हाफ स्क्वायर का वैल्यू आया है। हम लोग को चाहिए हाफ ऑफ एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर का वैल्यू, तो स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। तो ये हो गया सिर्फ साइन थीटा बाई 2 विथ मॉडुलस, है ना, क्योंकि प्लस माइनस दोनों होगा ना। ऑप्शन नंबर टी। बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, दोनों वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हो, फंक्शन ऑफ टाइम है। तुमको टाइम बताना है अगर दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो। नितिन, ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर वेक्टर। तो नितिन से पूछे थे लेकिन चलो ठीक। अगर वेक्टर ऑर्थोगोनल होता है तो a डॉट b का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाता है। सर फर्स्ट ऑप्शन है क्या? सही है, गुड।
हर्षिता बना रही है तुम? देखो ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ अगर डॉट करा जाए तो कॉस ओमेगा टी पाई बाई टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस, यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आई कैप वाला आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी एंड दिस इज कॉस ओमेगा टी बाई टू, प्लस ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू। ठीक है, ये तुम्हारा वैल्यू किसका निकला? ये निकला वेक्टर ए डॉट बी का। और आपको पता है कि वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। अब देखो ये फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी, मतलब कि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, इसका वैल्यू हो गया जीरो के बराबर। अब सोचो कॉस कितने डिग्री का वैल्यू जीरो के बराबर आएगा? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी पाई बाई टू का वैल्यू 90 के बराबर होना चाहिए। अब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू का वैल्यू हो गया ओमेगा टी बाई टू एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये टू और टू कैंसिल हो गया, आपसे बोला गया था टी बताओ, तो टी का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा बाई पाई। क्या हार्ड था इसमें? कुछ भी हार्ड नहीं था। लो इसको बनाओ। आर वेक्टर का वैल्यू दिया है, ए वेक्टर का वैल्यू दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। ट्राई करो। स्क्रीन दिख रहा है ना? मेरा सिस्टम थोड़ा अभी स्लो हो गया सर है। स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। दिख रहा है अभी? सर टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर आ गया ना, एक सेकेंड रुको। स्क्रीन अभी देख रहे सर हो? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको? एक मिनट एक मिनट। हाँ बस बस हो गया, एक मिनट। चलो अभी दिख रहा होगा है ना? अब दिखेगा स्क्रीन। ये अचानक से लैपटॉप बहुत ज़्यादा इसका फैन कुछ नहीं आ रहा है अभी नहीं आ रहा है। सर। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ गया। लैपटॉप चेंज करिए सर। लैपटॉप, हाँ चेंज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो हीट हो गया था। हीट हो जाता है इसमें कभी कभी। तो डोनेट कर दीजिए सर। तो अच्छा पंखा ले लीजिए सर, कूलर, वो फैन। तुम लोग खाली मांगेगा हमसे, देगा नहीं कुछ, हम समझ गए। सर आपके लिए तो बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम तो ठीक है बात बोला। कोनो मांगियो आराम से, डोनेट कर दीजिए। ब्लेसिंग्स मिल जाए। सर फिर से स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो चलो दिख रहा होगा। बनाओ जल्दी।
AP. एपी आ रहा है, Yes, sir. गुड, सही है। देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी लिखा हुआ है, ठीक है। आर वेक्टर भी दिया है, ए वेक्टर भी दिया है, बी वेक्टर भी दिया है, सी वेक्टर भी दिया है। लैम्डा ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। ये हो गया तुम्हारा लैम्डा ए वेक्टर का वैल्यू। फिर उसके बाद म्यू बी वेक्टर है, फिर डेल्टा सी वेक्टर है, तो ये लैम्डा ए वेक्टर हो गया प्लस म्यू बी वेक्टर में म्यू मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा म्यू आई कैप प्लस 3 म्यू जे कैप और माइनस 2 म्यू के कैप, ठीक है। ये हो गया म्यू बी वेक्टर। अब आ जाओ डेल्टा सी वेक्टर में डेल्टा मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 डेल्टा आई कैप प्लस डेल्टा जे कैप माइनस 3 डेल्टा के कैप, ठीक है। ये हो गया, ये ब्रैकेट बाहर होगा, ये हो गया इस तरीके से, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी। ये है लैम्डा ए, ये है म्यू बी और ये रहा डेल्टा सी। इसका वैल्यू आर वेक्टर के इक्वल है। आर वेक्टर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, है ना। इसका वैल्यू इसके इक्वल है। अब इसमें क्या करो, आई कैप वाले को एक साथ कर लो, 2 लैम्डा प्लस म्यू और माइनस 2 डेल्टा, 2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 2 डेल्टा, ये एक साथ, आई कैप बाहर, माइनस डेल्टा माइनस लैम्डा लिखा है यहाँ पे, माइनस लैम्डा, उसके बाद प्लस 3 म्यू, फिर उसके बाद प्लस डेल्टा और ये जे कैप, ठीक है। सिमिलरली के कैप वाले को लिखेंगे लैम्डा माइनस 2 म्यू और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 डेल्टा एंड दिस इज के कैप। अब आपको करना है कंपैरिजन। देखो एक यहाँ पे आई कैप के पहले ये पूरा ये टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर साइड में आई कैप के पहले क्या लिखा है 3, तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, 2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 2 डेल्टा जिसका वैल्यू हो गया 3 के बराबर। इसी तरीके से माइनस लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा 2 के बराबर, और यहाँ से लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 3 डेल्टा का जो वैल्यू होगा दिस इज इक्वल टू माइनस 5। अब यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना है और लैम्डा म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। कोई निकाला है तो बताओ, लैम्डा कितना आ रहा है, म्यू कितना आ रहा है और डेल्टा कितना आ रहा है। लैम्डा म्यू 1 है, लैम्डा 3 है और डेल्टा 2। डेल्टा 2, ठीक है। तो 3 1 और 2 ये वैल्यू आ रहा है, तो 3 1 2 से एपी में कैसे आएगा। अच्छा यहाँ ये बोला है ना म्यू और लैम्डा बाई 2 और डेल्टा पूछा है, तो म्यू का वैल्यू हो गया 1 और लैम्डा बाई 2 मतलब हो जाएगा 3/2 और डेल्टा का वैल्यू आया 2 तो ये हो जाएगा 2। अब इसको देखो और चेक करो कि ये एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। तो आपको पता है कि अगर ऐसा होता है ना, अगर मान लो ए बी सी अगर एपी में अगर है, इसका मतलब B इज इक्वल टू होता है A प्लस सी बाई 2। तो तुम देखो यहाँ भी वही चीज़ चल रहा है, 1 कॉमा 3/2 कॉमा 2, अगर ये AP में होगा तो फिर जो बीच वाला टर्म है, मिडिल वाला टर्म, दैट इज 3/2, ये बराबर होगा फर्स्ट और लास्ट प्लस 2, मतलब 1 प्लस 2/2। तो देखो 3/2 इज इक्वल टू 3/2, ये AP का पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। या फिर कॉमन डिफरेंस से भी सर चेक आप कर सकते, कॉमन सर डिफरेंस आप भी इसका शॉर्टकट हाँ बोलो। सर आप इसका भी एक शॉर्टकट बताए थे, जैसे इसको तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको अगर उसको बिना उसके सॉल्व के। हाँ उसको वो बनाते हैं तब जब इक्वेशन होमोजीनियस होता है। ये होमोजीनियस नहीं है ना, मतलब अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 अगर 2 रहता, ठीक है, और जैसे यहाँ पे 3 और 2 लिखा है ना, ये 3 और 2 की जगह अगर 0 0 होता तब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बना लेते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो इसे मैट्रिक्स वाला यूज करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट वाला। इसको सॉल्व करने के लिए तुमको याद नहीं, डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ नहीं करना है,
इसमें दो एक एक इनवर्स निकाल हाँ के। एक एक वेरिएबल एलिमिनेट कर लो, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ना। जैसे इस यहाँ से क्या करो कि दोनों को ऐड करो तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फिर दो इक्वेशन का हेल्प लेके लैम्डा एलिमिनेट कर दो, उसके बाद म्यू और डेल्टा के टर्म में मिलेगा, फिर इसको सॉल्व कर लो। मैट्रिक्स मेथड थोड़ा सा अच्छा बड़ा हो ठीक है। जाएगा। हाँ उसमें गलती होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है। हाँ इसीलिए वो फिर प्रोसेस पूरा फिर तुमको याद रखना पड़ेगा। जो जनरल तरीका है वो ये है कि दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक वेरिएबल हटाओ, इन दोनों को सॉल्व करके एक वेरिएबल हटाओ, फिर जो मिलेगा उसको सॉल्व कर दो, जो जो नॉर्मल तरीका है। ठीक। ठीक। जो तुम कह रहा है उससे भी बना सकते थे, लेकिन वो तभी होता है जब इक्वेशन होमोजीनियस होता है। ये होमोजीनियस नहीं है तो वैसे नहीं होगा। आ, ये नहीं कि हमेशा लगा देना उसको, फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो इसको बनाओ। सर। हाँ बोलो। सर लेकिन मेरा तो म्यू 1 आ रहा है, लैम्डा 2 आ रहा है और डेल्टा 1 आ रहा है। हाँ सर, और कांस्टेंट एपी बन रहा है। कांस्टेंट एपी 1 1 1 और कॉमन डिफरेंस 0 का बन रहा है। नहीं कैसे निकाल रहा है, रुको बता रहे हैं। सबका यही आ रहा है क्या? जो सानवी बताई है वो सही है, बाकी किसी और का मैच कर रहा है इसके साथ कि सॉल्व करना पड़ेगा हमको? सर हाँ वही हाँ, आ रहा सॉल्व है जो कीजिए सर। बताइए। क्या आ रहा है? कांस्टेंट एपी आ रहा है। नहीं, म्यू इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 3, डेल्टा इक्वल टू 2। छोड़िए सर, कैलकुलेशन है, कर लेंगे। हाँ कहीं देखना मेरा होगा। चलो इसको बनाओ। सर फिर डाटा सेटिस्फाई कर जा रहा है बैठाने पर। तीनों में कर जाएगा? हाँ। हम्म, कहीं गड़बड़ है फिर भी, वो नहीं आएगा। एक बार दोबारा उसको बाद में ट्राई करना, और नहीं होगा तो फिर भेजना ठीक है सर, उसको। कोई बात नहीं। हम्म, ठीक। बनाओ इसको। ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कह रहा है ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन जीरो कि लेस देन, बताइए। लेस देन 0। यस। लेस देन 0। अगर ऑब्ट्यूस होगा तो ए डॉट बी का वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर आप ए और बी का डॉट करो। तो इस आई कैप का आई कैप के साथ डॉट होगा तो ये सीधा दिखेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। उसके बाद जे कैप का जे कैप के साथ डॉट करेंगे तो कॉस कॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। के कैप का करेंगे तो ये बन जाएगा 3 - 4 साइन एक्स, बाकी के कैप तो हट जाएगा। इसका वैल्यू लेस देन जीरो हो गया, ए डॉट बी का वैल्यू है ये, है ना। अब देखो इस पूरे इक्वेशन में साइन 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 हर जगह साइन दिख रहा है, एक जगह कॉस आ गया, इसको चेंज कर दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स, तो -5 साइन एक्स बन रहा है। और +3 को 3 रहने दो, ये जो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है इसको माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 - साइन स्क्वायर एक्स, ताकि एक इक्वेशन बन जाए साइन के टर्म में। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर सर एक्स। ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, हाँ सही है। साइन स्क्वायर एक्स -5 साइन एक्स, और यहाँ से हो जाएगा 3 - 1 + 2, और ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज लेस देन जीरो। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स -5 साइन एक्स
और +2 लेस देन 0, ऐसा इक्वेशन एक बन के आएगा फाइनल। अब यहाँ पे कुछ देर के लिए काम कर लो और ये जो साइन x है ना इसको t मान लो ताकि एक क्वाड्रेटिक का रूप इसका आ जाए। तो इसको लिख लो 2t² -5t और +2 लेस देन 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, -4t लिखा है, इसका मतलब इसका जो फैक्टर बनेगा ये हो गया -4 और -1/2 और /2 यहाँ t और यहाँ से हो गया t। तो ये बनेगा t-2 एंड दिस इज t-½ लेस देन 0। अब जो t का वैल्यू है ये है हम लोग का साइन, है ना, साइन x। तो साइन x -2 और यहाँ बन जाएगा साइन x -½ इसका वैल्यू लेस देन 0 हो गया। ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पे एक बात समझो, ये जो साइन x -2 का वैल्यू लिखा है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ कि साइन x का वैल्यू आपको पता है कि मैक्सिमम ये 1 हो सकता है। इसका मतलब इसका वैल्यू तो पक्का है कि ये हमेशा निगेटिव ही होगा, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता ये, क्योंकि साइन x का वैल्यू कभी 2 से बड़ा हो नहीं सकता है। तो अगर ये हमेशा निगेटिव होगा तो इसका मतलब इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा ताकि लेस देन 0 हो जाए, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ना निगेटिव इंटू पॉजिटिव लेस देन 0 आएगा। तो यहाँ से साइन x -½ का वैल्यू लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि साइन x -½ का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हो पाएगा ये डिफाइन। और अगर ऐसा हुआ तो अब यहाँ से दिख रहा है कि जो साइन x का वैल्यू है ये ग्रेटर देन हाफ होना पड़ेगा। और साइन x का वैल्यू हाफ से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आप अगर छोटा सा सिंपल ग्राफ समझो तो साइन x का ग्राफ ये है, आपको यहाँ पे एक रेंज भी दिया है, x का वैल्यू डोमेन भी दिया है, 0 से 90 के बीच में ही बात करना है। तो 0 से 90 के बीच में मतलब 0 से लेके π/2 यहीं तक रहना है। ठीक है, तो थोड़ा ग्राफ को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या कहानी है यहाँ पे। अब देखो 0 से ऐसा है ना, ये 0 से लेके π/2 हो गया। ये कह रहा है कि साइन एक्स का वैल्यू हाफ से ज़्यादा चाहिए इसको। अब हाफ देखो कहाँ होता है, ये टॉप वैल्यू इसका 1 होता है, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ होता है ये, है ना, बीच में। अब इससे ज़्यादा चाहिए, हाफ से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन चाहिए इसको, ये वाला पोर्शन, यही हाफ से ज़्यादा होता है। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो देखो ये वाला वैल्यू कितना होगा, π/6 हो गया ये। ठीक है, और यहाँ से अच्छा ये वैल्यू π/2 नहीं होता, ये तो वैल्यू पाई होगा, बीच में π/2 होता है। तो 0 से लेके π/2 तक की बात हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो पोर्शन हुआ वो इतना दूर का पोर्शन हुआ, ये तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि π/2 तो बीच में ही होता है ना, यहाँ तो पाई होता है। इसका मतलब आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक हो गया, π/6 से लेके π/2 तक, है ना, ये वाला पोर्शन हो गया ये। तो इसलिए आंसर बनेगा π/6 से लेके π/2 तक। ठीक है, पता नहीं यहाँ पे ग्राफ समझ में आएगा नहीं आया, हाँ होच पोच हो गया थोड़ा सा, नहीं आया तो बताओ फिर से बता दें, या फिर हो गया तो ठीक है, डन है। सर पॉजिटिव नेगेटिव सब वाले को आंसर बता दीजिएगा। क्या पॉजिटिव निगेटिव वाला समझ नहीं आया? नहीं। देखो साइन x -2 जो है ना ये हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन x का जो वैल्यू होता है ये मैक्सिमम कितना होता है बताओ, साइन x का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। अगर यहाँ पे तुम साइन x का मैक्सिमम भी कैपेसिटी लगा देगा ना तो भी ये वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगा, बाकी तो तुमको पता है कि इसका वैल्यू 1 से छोटा ही होता है। जैसे 1/2 अगर मान लो हो गया तो 1/2 -2 करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो ये दिख रहा था कि ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, इसलिए इसको हम कंफर्म कर लिए। लेकिन इसका अभी कुछ पता नहीं है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे साइन x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, साइन x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। इसका कुछ पता नहीं था, लेकिन हम लोग इसके बेसिस पे डिसाइड कर लिए क्योंकि ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ये लेस देन 0 हो पाएगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। इसलिए इसको नेगेटिव ये फिक्स हो गया। तुमको या तो फिर ऐसे समझो ना कि अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है तो कि अगर ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और नेगेटिव का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बस वो साइन चेंज हो गया, साइन x -½ का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब साइन x का वैल्यू 1/2 से बड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको बनाइए। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालना है। आता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालना ना,
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ टर्मिनेंट निकाल दें। वॉल्यूम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ठीक है। एसटीपी यूज़ करते हैं, एसटीपी जीरो होना चाहिए, सॉरी मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का वैल्यू 8 दिया हुआ है ना, तो एसटीपी जीरो मत करना यहाँ पे। 3 वेक्टर है, को टर्मिनस एजेस दिया हुआ है, ये एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। 4 वेक्टर होता है तो पता है ना क्या करना पड़ता है, फिर डिफरेंस निकालना पड़ता है किसी एक पॉइंट फिक्स करके। यहाँ पे 3 ही वेक्टर दिया है, इसका मतलब ओरिजिन से ही बात हो रही है। तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो देखो आई कैप के पहले एल लिखा है तो यहाँ एल लिखो, फिर जे कैप है ही नहीं, फिर यहाँ -5 लिखो। उसके बाद यहाँ पे 1 होगा, फिर -1 होगा, फिर m हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर ये -5 हो जाएगा, और k कैप है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 8 सर इज ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी। डी 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 डी। ठीक है, ठीक है, इतना मिला। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ हो जाएगा l, और अगर ये और ये रो और कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1। उसके बाद जीरो वाला पार्ट हट जाएगा, -5, ये हो गया -5 + 3 इज इक्वल टू 8। ये डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा, दिस इज -l, और ये हो जाएगा +25 -15 इज इक्वल टू 8। सो -l +10 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अच्छा m नहीं आया कहीं पे क्या? एल एल एम के साथ होगा। l कहीं पे अच्छा ये 0, अच्छा यहाँ पे गलत हो गया ना, ये हो गया l के साथ में, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये बनेगा 5m है ना, तो यहाँ पे मिलेगा 5m, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5lm माइनस ये +25 -15 बराबर 8, ठीक है। तो इधर से वैल्यू मिलेगा 5lm + 10 इज इक्वल टू 8, 5lm + 2 इज इक्वल टू 0। सर बोलो। सर ये आप जो बोले ओरिजिन से है इससे निकलना पड़ेगा, वो वाला बात क्या बोले आप? अगर यहाँ पे मान लो कि अगर 4 वेक्टर दिया होता है, जैसे अभी तो 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया है और यहाँ पे बोल भी दिया है कि को टर्मिनस एजेस है, मतलब जो वॉल्यूम निकालते हैं पैरेलल पाइप का, तो एक जो पॉइंट फिक्स करते हैं ना, डायग्राम इसका ऐसे बनाते थे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला पॉइंट को फिक्स करें, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर बना, इसी का ना एसटीपी निकालते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 4 वेक्टर दिया होता और अगर ये को टर्मिनस एजेस का बात नहीं करता, इसका मतलब ये है कि तुमको एक प्लेन पे एक वेक्टर ऐसा ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ये और ये 4 वेक्टर से दिया है, तो तुमको एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ना तुम निकालेगा ये वेक्टर, फिर ये वेक्टर, फिर ये वेक्टर, इस तरीके से। याद है? ऐसा क्वेश्चन भी करवाए हैं समझ क्लास गया। में, हाँ। तो यहाँ पे तो क्लियरली बोला है 3 ही वेक्टर दिया है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं निकालना है। चलो इसको बनाओ। बन रहा है, देखो, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 50 इज
अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 50 इज कोलिनियर विथ वेक्टर बी, है ना, ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 50 यूनिट है वो बी वेक्टर के साथ कोलिनियर है। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ कोलिनियर है इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा, ये तो श्योर है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 50 यूनिट है, तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दो। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो लैम्डा बी वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड अगर दोनों तरफ लगाएंगे तो इसका वैल्यू 50 हो गया और ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा एंड दिस इज बी वेक्टर का लेंथ। बी वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, अब बी वेक्टर का लेंथ आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा सर? 50 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा बी वेक्टर ऑप्शन का, है। हाँ बी वेक्टर का लेंथ निकालो। बी वेक्टर का लेंथ कितना आ रहा है? तो देखो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 प्लस 225/4 और इसके बाद यहाँ से मिलेगा रूट। तो 50 इज इक्वल टू हो गया मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इनटू, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर मिलेगा 625 और नीचे आएगा 4 और इसका रूट। इसका मतलब 50 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इनटू ऊपर हो गया 25 नीचे हो गया 2, 25 दूनी 50 मतलब मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा का वैल्यू आ गया 4 के बराबर। अब इसको रखते हैं अभी, है ना, इतना तो समझ में आ रहा है कि लैम्डा का वैल्यू +-4 में से दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको पता है ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ कोलिनियर था, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू या तो 4b वेक्टर होगा या तो ए वेक्टर बराबर -4b वेक्टर होगा, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू +-4 आया है। लैम्डा का वैल्यू यहाँ +-4 पटाएंगे दोनों वेक्टर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है नहीं कि आप टिक करके निकल जाएंगे, आगे भी कुछ कंडीशन दिया है। कंडीशन ये है कि कह रहा है कि जो ए वेक्टर है ना वो एक्यूट एंगल बना रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ। अब सोचो ए वेक्टर अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है तो इसका मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो <0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, एक्यूट एंगल विथ कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस को हम लोग के कैप लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो के कैप तो लिखेंगे ये तो श्योर है, लेकिन इसके पहले कुछ कांस्टेंट भी होगा। इसको के अच्छा के तो फिर यूज़ हो ही गया है, इसको लैम्डा भी यूज़ हो गया है, तो इसको यहाँ पे चलो पी लिख देते हैं। ये हो गया पी के कैप, पी कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, सबसे बढ़िया रखो कांस्टेंट सी लिख लिए इसको। अब देखो ए वेक्टर कहाँ है जी? ए वेक्टर का वैल्यू ये रहा लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो लैम्डा रहने दो यहाँ पे, और बी वेक्टर का वैल्यू अपने पास ये पूरा है, तो ये बी वेक्टर और उसके बाद यहाँ सी भी कांस्टेंट है तो सी को भी बाहर कर दो, और यहाँ पे के कैप लिखा है और <0। यहाँ हो गया 6i कैप -8 जे कैप -15/2 के कैप। अब इस वेक्टर का इसके साथ डॉट करेंगे तो आई कैप जे कैप वाला तो इसके साथ डॉट होगा नहीं, सिर्फ के कैप वाला ही डॉट होगा। तो सी वेक्टर इंटू लैम्डा, सॉरी सी वेक्टर नहीं है, सी तो कांस्टेंट था, तो सी इंटू लैम्डा और यहाँ मिलेगा -15/2 के कैप 1 हो गया और ये रहा <0। ठीक है, इतना मिला। अब देखो यहाँ पे ये 15 है। अब देखो सी जो है, ये बताओ सी कैसा वैल्यू होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? सोचिए थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है कि पॉजिटिव जेड एक्सिस, मतलब आप जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस मतलब क्या होगा, मतलब वो पॉजिटिव साइड वाला ना, नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, -2 -3 के कैप नहीं ले सकते हैं। तो ये सी जो हो गया ये पॉजिटिव हो गया। अब सी पॉजिटिव हो गया तो अब इस लैम्डा को कितना होना पड़ेगा, इसको अगर मान लो माइनस उधर भेज देते हैं तो सी इंटू लैम्डा का जो वैल्यू है वो <0 होगा। अब सी क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। देखो ये पॉजिटिव तो ये भी क्या पॉजिटिव, तभी ना पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव <0 आएगा। तो लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब लैम्डा का जो वैल्यू आया था +4 और एक -4, इसमें से -4 रिजेक्ट हो जाएगा, +4 सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्डा, 4 टाइम्स बी वेक्टर बनेगा। ठीक है, सी को पॉजिटिव क्यों लिया समझ में आया? हर्षिता क्लास में है तो उनकी निकल गई है।
ठीक है, चलो बनाओ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। सर थोड़ा से पीछे जाइए ना। सर वो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्या वगैरह, एक वेक्टर डॉट कौन सा इक्वेशन राम? लेमडा के बाद सर, ये मॉड लेमडा इज इक्वल, ये सर मॉड लेमडा इज इक्वल टू 4 से बाद सर। मॉड लैम्डा 4, ये वाला कह रहा क्या ये? हाँ वही 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 स्टेप। ये कैसे लिखे हैं देखो, माइक ऑफ करो अपना, बता रहे हैं। ये लिखा गया इससे, देखो एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि एक्यूट एंगल बना रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ। अगर दो वेक्टर के बीच में अगर एक्यूट एंगल बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, तो ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं ना। अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक्यूट एंगल में तो पॉजिटिव बनेगा ना, कोई नहीं बोला, देखो एक बच्चा सी बताया। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर एक्यूट बन रहा है तो दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे लेस देन जीरो लिखा हुआ है, बट कोई नहीं बोला, इसका मतलब सब नींद में पड़ रहा है। यहाँ हो जाएगा दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ये हो गया ग्रेटर देन जीरो, ये हो गया ग्रेटर देन जीरो। और अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा लेस देन जीरो। और अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो ये बदल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव अगर आ गया तो फिर यहाँ पे +4 रिजेक्ट हो जाएगा, -4 सेलेक्ट हो जाएगा। उस केस में आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। राम समझ गया तुम? आयुष समझ में आया तुम्हारा कहाँ मिस्टेक हुआ? तुम्हारा ऑप्शन ए आया था ना? हाँ वो थोड़ा यही में अटक गया, हाँ, गड़बड़ हो गया। चलो देखो इसको बनाओ। अच्छा इसमें ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको छोड़ो, पहले आगे वाला बनाओ क्वेश्चन, इसको बनाओ। सर वो क्या रैंडम पॉइंट है? हाँ एक काम करो, इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ये क्वेश्चन करना घर पे HW। चलो अब इसको ट्राई करो। सर वो क्या रैंडम पॉइंट है? नहीं, ओ ओरिजिन होगा, OA OB, द वेक्टर OC बाइसेक्टिंग AOB, एंगल AOB, मतलब एक एंगल बनाओ AOB दिखाओ। OAOB, ठीक है, मतलब ये हुआ कि इधर O है ऐसे, दिस इज O, ये रहा A और ये रहा B, है ना। क्यों ऐसा? AOB देखो एंगल बना, ये एंगल, तो ऐसे डायग्राम बनाना था। अब बोल रहा है कि OA वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। OB वेक्टर का जो वैल्यू है वो भी दिया हुआ है। बोल रहा है कि द वेक्टर OC बाइसेक्टिंग एंगल AOB, AOB को बाइसेक्ट करने वाला एक एंगल है अपने पास यहाँ पे। देखो इस AOB को बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला एंगल, ठीक है। ये कौन सा एंगल है? सॉरी, ये बोल रहा है OC, है ना, OC बाइसेक्टिंग एंगल AOB एंड C बीइंग अ पॉइंट ऑन द लाइन AB, AB पर, AB लाइन पर ही एक पॉइंट लाई करता है ये, तो यहाँ से यहाँ तक AB लाइन को ज्वाइन कर दो इस तरीके से, ठीक है, और इसको ऐसे दिखा दो, ठीक है। C वहीं पर लाई कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बताओ पॉइंट ऑन द लाइन AB हो गया, ठीक है। OAOB the vector OC bisecting angle AOB and C being a point on line AB, AB पर C पॉइंट लाई कर रहा है। तो क्या पूछा है इसमें? तो इसमें
पूरा बुला ही नहीं लग रहा है, एक मिनट। ओ ए ओ बी द वेक्टर ओ सी बाइसेक्टिंग एंगल ए ओ बी, सी बीइंग अ पॉइंट ऑन लाइन ए बी, सी बीइंग पॉइंट ऑन लाइन ऑन ए बी। ठीक है, बस इतना ही बोल के छोड़ दिया और कुछ बोला ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ, सर ऑप्शन बी है। हाँ आपको ये वाला वेक्टर निकालना है ना। ओ ए तो दिया है, ओ बी तो ऑप्शन बी दिया है। है। हाँ ऑप्शन बी है। क्या आया है? 3 i कैप, नहीं देखते हैं बना के सर क्या आ रहा है। हाँ हाँ सर हाँ बोलो। सर आपका ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल है, तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं, हाँ देखिए। हाँ तो a+b/2। ये तो फिर आई, ये सी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा ए और बी का। बोला ही नहीं कि कौन सा चीज़ निकालना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ओ सी ही निकालना होगा कुछ। ये हो गया 3 i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 k कैप, है ना। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है ना। ये 3 का स्क्वायर 9 10, 9 और 4 13, है ना। 9 4 13 14, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है ना, तो ध्यान रखना ये दोनों साइड बराबर हो जाता है। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर आप बनाएंगे तो ये दोनों जो है बीच में ऐसे करके बाइसेक्ट हो जाता है। तो वैसे केस में अगर ओ सी वैक्टर निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए वैक्टर, है ना। रेशियो कितना का हो गया, 1 1 का। तो इसको लिखेंगे सीधा ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2। सो ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू बन जाएगा ओ ए, इस दोनों को जोड़ दो ओ ए और ओ बी को, तो ये बन जाएगा 4 i कैप प्लस 4 j कैप और ये माइनस 4 k कैप, और बाई यहाँ हो जाएगा 2। सो ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कॉमन निकल गया, ये i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, है ना। 4 कॉमन निकला, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो इतना आ जाएगा। तो ये बना तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों लेंथ सेम आ रहा है, इसीलिए। चलो इसको बनाओ। इस तरह का क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस हुआ है, तो एक बार ट्राई करो इसको। बना किसी का? सर हो जाएगा, रुकिए ना सर। देख करूँ क्या। क्वेश्चन गायब हो गया, वापस पीछे कीजिए। अच्छा ये भी हो गया। हम चेक करने गए थे कि कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन सो गया है। -82। -82, -88 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। 82 अच्छा, -8। एक्स वाई जेड का एस टी पी निकालना है। ठीक है, और एक्स वाई जेड जो है वो ए बी सी के टर्म में दिया हुआ है। तो इसका तरीका आपको बताए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर पहले लिख लो, इसका यहाँ एस टी पी लिख लो और बगल में डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट किसका निकालेंगे, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है, ए बी सी का जो कोफिशिएंट है यहाँ 2 3 1, 1 -1 -3, 3 -1 और 2। ठीक है, तो यहाँ से ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसका एस टी पी, और ये डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट ये शुभम कितना आ रहा है, ये कितना निकला? माइनस -41 आ रहा है। -41।
ए बी सी का एस टी पी 2 दिया हुआ है, 2 इंटू -41, सो दिस इज -82। ठीक है, तो ये प्रोसेस याद होगा, क्लास में डिस्कस किए हैं ऐसा, तो डायरेक्ट सवाल था ये, इसको बनाओ। ये क्वेश्चन भी बनना चाहिए सबसे। तन्मय राज, अटेंडेंस दो तो अपना। फेल हो गया, सो गया। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है ना, इसका एसटीपी निकाल के देखना है। तो ए बी सी का एसटीपी निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे 1 0 -1 x 1 1 -x y x 1 + x - y। सर नीदर एक्स नॉर वाई होगा। हाँ सही है, गुड। देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में आपको डिटरमिनेंट का थोड़ा प्रॉपर्टीज का भी एक आइडिया देते हैं। देखो कॉलम 1 जो है, इस कॉलम, पहले समझो कि कोई भी कॉलम में या रोज में चेंज करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं, चेंजेस किस सेंस में कैसे करना वो भी समझो। जैसे कॉलम 1 दिख रहा है, कॉलम 1 में अगर आप कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दें, सॉरी कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर दें, इस कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ अगर ऐड कर दिया जाएगा, तो डिटरमिनेंट जो अभी आएगा सॉल्व करने के बाद वही इसके बाद भी आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अगर नहीं चेंज आएगा तो सर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा। तो देखो 1 और 1 जोड़ेगा तो 0 हो गया, x और 1 माइनस एक्स जोड़ेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये और ये जुड़ेगा तो सीधा 1 + x आएगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा ये। उसके बाद ये कॉलम 1 में चेंज ला रहे हैं ना, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 जैसे था वैसे ही रहेगा। 0 1 x -1 1 -x 1 + x - y, ये जैसे था ज्यों का त्यों रहेगा इसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये 0 1 1 + x है, 0 1 -x। अब इसमें बताओ, अगर हम लोग 1 -x का एडिशन अगर इसके साथ करें तो यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई होकर नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर डिफरेंस करा जाए तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है ना। क्या करते हैं डिफरेंस, देखो कॉलम 1 में अगर कॉलम 2 को घटा दें, कॉलम 1 में कॉलम, सॉरी कॉलम 1 में कॉलम 3 का सब्ट्रैक्शन, या फिर अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, नहीं तो फिर परेशान हो जाएगा सबकी कि क्या हो रहा है, आप डायरेक्ट एक्सपेंशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो दो को तो ऐसे ही, दो को कॉलम 0 0 बन गया है, तो अब बस इसी का ना काम है, सिर्फ इसके लोग एक्सपेंशन करेंगे। तो ये -1 हो गया, और उसके बाद ये वाला कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो ये 2 को 4 को बचेगा यहीं पे, तो यहाँ हो जाएगा x -1 - x बन जाएगा ये। यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, -1 इंटू -1, ये 1 बन गया। तो ए बी सी का एस टी पी 1 आ रहा है, इसमें कोई भी x और y नहीं आ रहा है, तो आंसर इज नाइदर x नॉर y। ठीक है, लो ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी क्लास में करा चुके हैं, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, ये HW रहेगा। ठीक है, और होमवर्क दे रहे हैं, रुको, खत्म हो गया। सब बैक कर। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ये ठीक है। और जो 3 क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए थे कल के क्लास में, कोई बनाया है? हाँ, आंसर बताइए तो। अच्छा, 1 मिनट। आंसर तो हमारे पास नहीं है। अच्छा 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं, बाकी का तो होगा।
तो पहले का सॉल्यूशन बताइए, पहला नहीं बना। फर्स्ट नहीं बना। नहीं, नहीं बना मतलब उसमें साइन और कॉस कट जा रहा था, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स आ रहा था, माइनस ए से ए, तो 2a आ गया। उसको हम a प्लस लैम्डा टाइम्स कैपिटल ए के फॉर्म में क्या लिखे? वो तो फिर बहुत पहला आसान है। पहला वही था ना, वो कॉस इनवर्स एक्स जीरो से ए। इक्वल्स टू a। हाँ, इज इक्वल टू ए, और फिर कॉस इनवर्स एक्स माइनस, इस तरीके से दिया हुआ था क्वेश्चन। तो इसमें हम हिंट करते हैं, सुनो। पहला तो माइनस, जो सॉल्व करना है, माइनस ए से ए दिया हुआ है, दिया है ना, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन लिखे ना सर। हाँ लिखते हैं, एक सेकेंड। ये था माइनस ए से लेके प्लस ए तक कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स 1 - x² और इसका रूट, है ना, ये लिखा हुआ था। और ये था dx यहाँ पे। ठीक है, देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो सबसे पहले काम करो कि ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ये दोनों पे ले जाओ। तो कॉस इनवर्स x माइनस ए से लेके प्लस ए तक, और माइनस माइनस ए से ए, और यहाँ लिखो। अच्छा, ये साइन इनवर्स 1 - x² पता है किसका फॉर्मूला है ये? चेंज कर लीजिए ना सर, कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाँ, कॉस इनवर्स एक्स। ये डायरेक्टली कॉस इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला है। सॉरी, कॉस इन, ये साइन इनवर्स 1 - x² को अगर चेंज करा जाएगा तो ये किसका फॉर्मूला बन के आएगा? कॉस इनवर्स एक्स का ही बन के आएगा। लेकिन ये तो कॉस इनवर्स एक्स फिर कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, इसको अभी इसके ऐसे रहने दो, है ना, इसको बाद में देखा जाएगा। ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 - x² और यहाँ पे रूट, है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा p/h से। अब देखो यहाँ पे जो माइनस ए से ए लिखा है, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 0 से लेके, या फिर सर माइनस। सर, हाँ बोलो। पर ए का वैल्यू दिया हुआ था ग्रेटर देन 1, स्मॉल ए का, तो उसका क्या यूज है? एक सेकेंड, स्मॉल ए पॉजिटिव दिया हुआ है ना। हाँ तो ठीक है ना, वो तो इसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए से लेके प्लस ए दिया ही, तो वेरिएबल है ना, तुमको तो पता नहीं है कि ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उसको मेंशन तो करना पड़ेगा ना कि -2 से लेके +2 के बीच में जा रहा है, -3 से +3 के बीच में जा रहा है। नहीं तो फिर अपने मन से कुछ भी मानने लग जाएगा कोई। इसलिए वो क्लियर कर दिया है कि ए इज़ नॉट अ नेगेटिव वैल्यू। तो ये समझो, देखो यहाँ पे ये माइनस ए से लेके ए तक जो लिखा है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से ए। क्यों ऐसा? क्योंकि माइनस ए से लेके ए में अगर तुम देखो तो ये जो फंक्शन है ये इवन हमारा इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन में इसको हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 - x² और इसका रूट, और ये बन जाएगा dx। ये जो माइनस ए से लेके प्लस ए तक लिखा है, इसको भी देखो, ये तुम्हारा कैसा फंक्शन है, अगर कॉस इनवर्स एक्स देखें तो दिस इज, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, माइनस ए से लेके 0 तक, है ना, ब्रेक कर रहे हैं इसको, कॉस इनवर्स एक्स, और फिर इसको लिख देते हैं 0 से लेके ए तक, और यहाँ भी लिख दो कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये करने से क्या फ़ायदा होगा? करने से फ़ायदा ये है कि अब यहाँ पे एक टर्म जो है वो कैंसिल होगा आगे चल के। देखो तुमको क्वेश्चन में 0 से लेके ए कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कुछ दिया है, 0 से लेके ए, ए ए कॉस कैपिटल ए। इनवर्स, हाँ 0 से लेके ए कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू ए दिया हुआ है। तो माइनस ए से लेके 0, और ये बन गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस ए -2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ मिलेगा 0 से लेके ए, और जब इस साइन इनवर्स 1 - x² को चेंज करेंगे तो ये कॉस इनवर्स एक्स मिलेगा। अब देखो माइनस ए से लेके 0 कॉस इनवर्स एक्स और -2 टाइम्स, और ये जो ए लिखा है इसको छोड़ दो ऐसे ही। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आइलेट वाले रूल से लगा दो, कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, और उसके बाद फिर जब यहाँ वैल्यू मिलेगा तो वो भी ए के टर्म में कुछ आएगा, इसके साथ कुछ कैंसिल होगा टर्म। तो एक बार पूरा करके देखा है इसको। सर आप कोई भी तरीका से कीजिए, लास्ट में आपका कट ही जाएगा, सिर्फ एक्स आएगा, मतलब 2a आएगा आंसर, 2 इंटू स्मॉल ए। 2 इंटू स्मॉल ए। अच्छा एक सेकेंड मेरा रुको। तो वही बच रहा था, देख लीजिए आप, कहीं गलत हो सकता है मेरा।